हेलो मेरे क्यूटीज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि यार बहुत ही बढ़िया होगे और प्रिपरेशन तो उससे भी ज्यादा बढ़िया चल रही होगी। आई एम अंजलि वर्मा, योर साइंस एंड मैथ्स एजुकेटर, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर को कंप्लीट। तो ऑनेस्टली ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें बेसिक चीजें पढ़ाई गई हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को पता होनी ही चाहिए। और ये जो चैप्टर है ना, ये 5 मार्क्स कवर करता है। इतना सिंपल चैप्टर और 5 मार्क्स का आ रहा है, तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 20 मिनट में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम क्या है? तो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो लिविंग बीइंग्स हैं और जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, जैसे कि हम हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब। और एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे पास नॉन लिविंग वाले, जैसे कि सॉइल है, टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, ये सारे। ठीक है, अब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो इसी को हम एक सिस्टम कह रहे हैं या फिर एक कम्युनिटी कह दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब इकोसिस्टम हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली 2 टाइप के होते हैं। नेचुरल यानी कि जो नेचर में बना बनाया है, और आर्टिफिशियल यानी कि जो हम लोग बना रहे हैं। नेचुरल वाला 2 टाइप का फर्दर होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि हमारा लैंड बेस्ड, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, जो लैंड में बने हैं। और एक्वेटिक यानी कि जो पानी में बने हैं। एक्वा वर्ड पानी के लिए ही आता है। ठीक है, ये भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं। फ्रेश वाटर यानी कि जहां पे सॉल्टी पानी नहीं है, रिवर है, पॉन्ड्स है, ये सारे। और मरीन यानी कि जहां पे सॉल्टी पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ओशियन, सीज, ये सारे आ जाएंगे। तो आई होप यार ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम लोग पॉन्ड्स या लेक्स को तो क्लीन नहीं करते हैं ना, बट हम लोगों को एक्वेरियम को रेगुलरली साफ करने की जरूरत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये है नेचुरल। तो यहाँ पे ना हमारे डीकम्पोजर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो डीकम्पोजर्स का काम क्या है? जितना भी वेस्ट वगैरह जनरेट हो रहा है, इसको डीकम्पोज करना, इसको सही जगह पे उसके पहुंचा देना, ठिकाना लगा देना। ठीक है, बट अगर मैं एक्वेरियम की बात करूं तो यहाँ पे डीकम्पोजर्स मौजूद नहीं है, तो हमें खुद से मैन्युअली यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है। समझ में आ गया? चलो उसके बाद फूड चेन क्या होती है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल है। फूड चेन एक ऐसी चेन है जो हमें बता रही है कौन किसको खा रहा है। ठीक है, जैसे कि ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को ईगल खा रही है। वैसे यहाँ पे ना मैंने इंस्टा पे एक बहुत ही फनी सी वीडियो देखी थी, मैं यहाँ पे अगर मुझे मिलेगी तो मैं लगाऊंगी। ठीक है, इसको एक बार देख लेना। अब यहाँ पे एक टर्म आता है ट्रॉफिक लेवल। एक फूड चेन में हर एक जो स्टेप होता है उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे ये एक ट्रॉफिक लेवल है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरीके से। अब फूड वेब क्या है? ये जो हमारी फूड चेन्स है, देखो ये तो एक स्ट्रेट चेन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। बट फूड वेब में इंटरकनेक्टेड है बहुत सारी फूड चेन्स। देखो जरूरी नहीं है ना कि फ्रॉग को सिर्फ स्नेक ही खाए, फ्रॉग को और भी कोई खा सकता है। जरूरी तो नहीं है कि ग्रास हॉपर सिर्फ ग्रास को खाए, वैसे मेनली यही खाता है, बट जरूरी नहीं है फ्रॉग सिर्फ ग्रास हॉपर को ही खाए, और भी बहुत चीजों को वो खा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी फूड चेन्स बनेंगी। ठीक है, अब ये जब इंटरकनेक्ट होंगी इस तरीके से, तो इसको हम कह देते हैं एक फूड वेब। और ये सिंपल सा वन लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में जिसको हम बना रहे हैं, इसको हम कह देते हैं एक फूड चेन। आई होप यार क्लियर होगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखो ये है हमारे ट्रॉफिक लेवल्स। सबसे पहले ग्रास या फिर जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर को जो खा रहे हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो हमारा टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो अब एनर्जी का फ्लो एक इकोसिस्टम में कहां से कहां होता है? देखो मेनली जितनी भी चीजें हैं ना, उनको एनर्जी कहां से मिल रही है? तो उनको एनर्जी सन से मिल रही है। ठीक है, सूरज देवता जो है वो एनर्जी दे रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है सन लाइट का यूज करके ही अपना खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एंटायर लाइफ। फिर प्रोड्यूसर क्या है? हमारे प्लांट्स हैं, ये सनलाइट का यूज करके खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से, हम सबको पता है। अब जितनी भी टोटल सनलाइट इन प्लांट्स पे पड़ती है, उनका ये सिर्फ 1% ऑफ द एनर्जी का ही प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकता है, तो लर्न
कॉमन कर लो, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर को जो खा रहे हैं हमने कहा प्राइमरी कंज्यूमर है, और मेनली ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं जैसे कि काउस वगैरह, तो वो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स को खाते हैं और इनको एनर्जी मिलती है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ये कार्निवोर्स है, ये किसको खाते हैं, तो भैया ये हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है। फिर जो टॉप कार्निवोर्स हैं ये दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं, ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट से खाना बनाया प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर को खाया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को खाया कार्निवोर ने, कार्निवोर को खाया टॉप कार्निवोर ने, ठीक है। और एक और टर्म आता है ओमनीवोर्स, जो कि हम होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। वैसे मैं तो नहीं खाती हूँ, ठीक है, जो खाता है वो ओमनीवोर है। चलो, आई होप यार ये चीज क्लियर है। इसके बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम कहते हैं 10% एनर्जी लॉ। ये क्या कहता है, देखो सनलाइट जितनी भी पड़ी प्लांट पे उसकी सिर्फ 1% एनर्जी का ही उसने प्रयोग करा, बट अब क्या होगा, देखो अब ये प्लांट को खाएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो प्लांट को हमारा क्या खा रहा है, हमारा जो कंज्यूमर है वो खा रहा है, ठीक है। अब प्लांट से इसके पास सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, टोटल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। 90% जो एनर्जी है वो वेस्ट चले जाएगी, नॉर्मली एज हीट वो वेस्ट चले जाती है, और हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 10% का ही होता है। यानी कि अगर प्लांट के पास 20 जूल एनर्जी थी तो इसके पास सिर्फ 2 जूल जाएगी, यानी कि इसका 10% ही जाएगी। तो आई होप यार ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एनर्जी का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा, और जो एनर्जी है हर स्टेप पे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स नहीं है, मोस्टली 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही हमारे पास हर एक फूड चेन में होते हैं। आई होप क्लियर है। चलो, डिकम्पोजर्स हमारे पास क्या होते हैं, तो ऐसे ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, जो भी डेड एंड डिकेइंग हमारे पास चीजें हैं या जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको ये डिकम्पोज कर रहे हैं, सिंपलर सब्सटेंसेज में इनको ये तोड़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, फंजाई है, हमारे अर्थवॉर्म्स हैं। अब एक क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, हम क्या है भैया, हम है कंज्यूमर, क्या हम प्रोड्यूसर हैं, क्या हम सनलाइट का यूज करके खाना बना रहे हैं, नहीं। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है, विच मीन्स यहाँ पे भी क्योंकि प्रोड्यूसर ही लिखा हुआ है, और हम डिकम्पोजर भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद इन द फॉलोइंग फूड चेन ओनली 2 जूल एनर्जी वॉज अवेलेबल टू पीकॉक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके पास 2 जूल एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि ग्रास के पास कितनी एनर्जी होगी, तो देखो ग्रास से सिर्फ 10% ही ग्रास हॉपर के पास गई होगी, इससे फिर 10% ही गई होगी। तो विच मीन्स जब हम ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं ना, यानी कि ऊपर नहीं, बेसिकली हम नीचे जा रहे हैं इन द फूड चेन, तो यहाँ पे 2 जूल थी तो इसके पास 20 जूल होगी, है ना, इसके पास 200 जूल होगी, फिर इसके पास 2000 जूल होगी, और इसके पास 20,000 जूल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कराना है, या फिर 10% से हमें फिर मल्टीप्लाई करा देना है, नॉट 10%, एक्चुअली उसका रेसिप्रोकल। देखो अगर मैं इसका 10% करूंगी, इसका एक एक्स्ट्रा 0 आ गया ना, इसको हटा देते हैं। अगर मैं इसका 10% करूंगी ना तो कितना आएगा, 2000, तो 2000 ही तो इससे इसमें जाएगी। तो जब मैं ऑपोजिट में जा रही हूं तो उस केस में मुझे सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कराना है, 10% से नहीं, क्योंकि 10% से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो कम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप यार ये चीज क्लियर होगी। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं बता दिया है अभी, तो आंसर करो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। फिर ऑटोट्रॉफ्स को हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि भैया वही तो प्रोड्यूसर है, वो ही सनलाइट का यूज करके खाना बना रहे हैं, हम नहीं बना सकते हैं, हम तो उनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा वो ही आएंगे, क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट द रीजन फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, अभी बताया था ना, क्योंकि हर एक लेवल में जब हम जाते हैं, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जब हम जाते हैं तो एनर्जी हमेशा कम होती जाती है। तो 4th 5th लेवल पे जब हम पहुंच जाते हैं, सो जो एनर्जी है ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी होती है, तो हमारे पास बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स नहीं पॉसिबल हैं, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने कहा जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर जा रहे हैं कार्निवोर्स की तरफ, तो उस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी भले ही कम होती है बट एक चीज है जो बढ़ती है, और वो है जितने हमारे हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते हैं ना, तो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है।
तो आई होप ये चीज क्लियर है। इसी प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और ये हार्मफुल केमिकल्स क्या हैं, जैसे हमने जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं उसमें हमने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करा, तो इसको हम खाएंगे ना तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम सिर्फ एक ही प्लांट नहीं खा रहे हैं ना, हम बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, सब में पेस्टिसाइड्स एडेड हैं। तो जब हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इंक्रीजिंग। इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स ने इकोसिस्टम में एंटर करा। कैसे करा? हम ही ने तो एंटर करवाया, हमने डीडीटी डाला, हमने पेस्टिसाइड्स छिड़के, तो वहां से क्या हुआ, इकोसिस्टम में ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये एंटर हो गए। फिर क्या हुआ, हमने इनको खाया तो जो भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उनके पास ये आ गए। ठीक है, फिर जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल जो है बढ़ता जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी इनका बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, रीजन पूछा जाता है कि बायोमैग्निफिकेशन क्यों हो रहा है। एक तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम एक ही चीज नहीं खा रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें खा रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स या फिर हार्मफुल केमिकल्स हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पेस्टिसाइड्स हो गए या जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये इजिली ब्रेक डाउन होते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो इनको इवन डीकम्पोजर्स भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। तो एक तो ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, ऊपर से क्या हो रहा है, बहुत सारे सोर्सेज से हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द ट्रॉफिक लेवल। आई होप यार क्लियर है। चलो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे फोटोप्लैंक्टन में डीडीटी आ गया। ठीक है, फिर जू प्लैंक्टन ने इसको खाया, फिर स्मॉल फिश ने इसको खा लिया, फिर लार्ज फिश ने इसको खा लिया, और फिर बर्ड ने किसी लार्ज फिश को खा लिया या किसी ह्यूमन ने लार्ज फिश को खा लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है, तो ऑब्वियसली इसके पास होगी, है ना। बट जो हार्मफुल केमिकल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसके पास है, तो वो बर्ड्स के पास है। इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब बायोमैग्निफिकेशन के इफेक्ट क्या है, तो बहुत ही गंदे इफेक्ट है। ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है, और इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। पूरा जो इकोसिस्टम है ना, इसकी वजह से डिसरप्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो कोई एक स्पीशी में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आ गया केमिकल्स का, और उसकी वजह से उसे बीमारियां होनी शुरू हो गई और वो मर गया, तो क्या होगा भैया, तो मान लो जो बर्ड्स है, ठीक है, बर्ड्स के पास इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आ गया कि ये स्पीशी ही खत्म हो गई, तो लार्ज फिश को फिर कौन खाएगा, लार्ज फिश बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा जो इकोसिस्टम है ना वो डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप यार ये चीज क्लियर होगी। अब आ जाते हैं ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखा ही गया है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ओजोन लेयर होती क्या है, तो ओजोन का फॉर्मूला है O3। ये बनता कैसे है, ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, देखो हमारी जो ऑक्सीजन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, यूवी रेज जब उस पर पड़ती है ना तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है O और O में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि ये है नवजात ऑक्सीजन। जब ये फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, O3 यानी कि ओजोन। अब ये अगर यहाँ पे जहां हम रह रहे हैं वहां पे मौजूद होना तो ये एक बहुत ही डेडली पॉइजन है। बट एक्चुअल में ये जो ओजोन लेयर है कहाँ पे मौजूद है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में, और वहां पे ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये क्या करती है, ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, ये इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है या फिर इनको पास नहीं होने देती है। अब हो क्या रहा है ना, इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता जा रहा है। कैसे हो रहा है भैया, हर मुसीबत की जड़ इंसान ही है, तो वो क्या कर रहा है, वो CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज कर रहा है। किस में मौजूद होते हैं, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, हम सब यूज कर रहे हैं, है ना। एरोसोल स्प्रेस वगैरह जो होते हैं हम लोग सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से CFCs जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। अब वो जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर तक। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ये जो CFCs है ना ये रिलीज करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, ये डिकम्पोज कर देते हैं यानी कि तोड़ देते हैं किसको, ओजोन को। अब ओजोन लेयर विच मीन्स क्या होती गई, हमारी डिप्लीट होती गई, तो इसी को हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कह रहे हैं। और इसकी वजह से जितनी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली हम तक पहुंचेंगी, जिनकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, बहुत सारी और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब आखिरकार ओजोन बनता कैसे है, तो इससे बनता है, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। ठीक है, इसके अलावा जब हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो नॉर्मली वहां पे क्या होता है ना, वहां पे कंटिन्यूअस ये ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होता जाता है। जैसे कि देखो यूवी रेडिएशंस आई तो क्या हुआ, ये ओजोन ना टूट गया O2 और O में, बट फर्दर क्या होता है, फर्दर ये वाली रिएक्शन होगी, फर्दर वापस से जो ओजोन
है वो फॉर्म होने लग जाएगी, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन फिर से ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और O3 ओजोन बना देगा। तो ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है। इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है ना उसका बैलेंस बना रहता है। बट ये बैलेंस बिगड़ किसकी वजह से रहा है? इनकी वजह से। और ये किसकी वजह से रिलीज हो रहे हैं? हम लोगों की वजह से ही रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल। गार्बेज क्या है? जितना वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, जो चीजें अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो सब वेस्ट होती हैं, है ना। तो आखिरकार इसको डिस्पोज कैसे करना है और कितने टाइप का वेस्ट या फिर गार्बेज होता है? सो मेनली 2 टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो चीज नेचुरली डिकम्पोज हो सकती है, ठीक है, जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं वो इस वेस्ट को नेचुरली तोड़ सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे मेरे पास प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है, जो कि इजीली क्या हो सकता है? डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आखिरकार जो गार्बेज का मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भैया अगर हम गार्बेज का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, जब कचरा पानी में चला जाएगा वाटर पोल्यूशन होगा, अगर उसको जलाओगे तो एयर पोल्यूशन होगा। तो इन सब पोल्यूशन से हमें खुद को बचाना है। और अगर कहीं पे देखो बहुत ज्यादा कीचड़ इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे मच्छर होते हैं, उनसे बीमारियां फैलती हैं। तो ये सारी चीजें तो गंदी है ना, तो इसीलिए वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अब कैसे आखिरकार हम इस गार्बेज को मैनेज करें? तो आप लोगों ने 3 R's सुने हैं ना सबने। 3 R's क्या होते हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस करो, कम से कम आप लोग वेस्ट को जनरेट करो। जैसे मान लो जो हमारे पार्सल्स आते हैं, है ना, तो वो एक कार्टन में आते हैं, डब्बे में आते हैं, तो उसका हम लोग वापस से यूज कर सकते हैं। मैं तो करती भी हूँ। अगर कोई बॉडी वॉश है, खत्म हो गया, ठीक है, तो उसमें फिर कुछ और चीज भर दो, आप लोग बेसिकली रीयूज कर सकते हो। और इस तरीके से क्या होगा? आपका जो वेस्ट है वो भी रिड्यूस होगा। बहुत ज्यादा चीजें ऑर्डर नहीं करनी है, जो चीजें काम की नहीं है वो चीजें मत मंगाओ। ठीक है, रीयूज कर लो, जैसे कि अभी बताया कोई बॉटल खत्म हो गई है तो उसको फिर से रीयूज कर सकते हो। रिसाइकिल करो, ठीक है, कॉपीज वगैरह जब खत्म हो जाती है तो कबाड़ी के पास देते हैं ना, तो वो लोग इसको रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, फिर है कंपोस्टिंग। आप कर सकते हो जितना भी घर में वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे कि आपने आलू छिले, है ना, सब्जियां छिली, तो वो जो भी आपका वेस्ट है उसको आप एज अ मेन्योर फिर चेंज कर सकते हो। इसको हम कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब घर में पौधे वौधे उगाते होगे ना, तो वहां पे आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर है सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेट करना। जो बायोडिग्रेडेबल है वो अलग और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो अलग, क्योंकि दोनों का ही जो डिस्पोजल मेथड होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, फिर है सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि हमारा जो भी वेस्ट वाटर है उसमें से जितना भी वेस्ट है वो हम रिमूव करें और उसको फिर हम प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकें, ये हमारा सीवेज ट्रीटमेंट है। एंड मेक श्योर करें कि जो सीवेज है वो लेक में या जो प्योर वाटर सोर्सेज है वहां पे ना जाए। ठीक है, फिर है प्रॉपर डिस्पोजल। जो हमारा नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है ना उसके लिए हम लोग लैंड फिल्स का यूज करते हैं। एंड जो भी हजार्डस वेस्ट है उसको हम लोग प्रॉपरली ट्रीट करें, ऐसा नहीं कि खुले में छूटा है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? बीमारियां वगैरह भी हो सकती हैं एंड बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो भी लोग उस एरिया के अराउंड रह रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सेपरेशन के लिए ये सारे हमारे जो कूड़ेदान है वो बने रहते हैं। जैसे ये ग्लास के लिए है, ये पेपर के लिए है, ये मेटल के लिए है और ये हमारा प्लास्टिक के लिए होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर करना है। पहले खुद से सोचो और आंसर मैं तो बता ही रही हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद इन क्वेश्चंस का पहले आंसर सोचो। हमें एक डिफरेंस बताना है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। तो ये इजीली हमारा डिकम्पोज हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, यानी कि ये एक्यूमुलेटेड ही रहेगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, लिस्ट 2 इम्पैक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट ऑन एनवायरमेंट। देखो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, आपने देखा होगा वहां से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है जब वो डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो एक तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो उसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। फिर वहां पे मॉस्किटोज के ब्रीडिंग ग्राउंड वो बन जाते हैं, तो विच मीन्स डेंगू, मलेरिया, ये सारी जो बीमारियां हैं वो फैल सकती है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या होगा? भैया अगर इसको बर्न करेंगे ना तो एयर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा ये अगर रह रहा है तो इसकी वजह से सॉइल और लैंड पोल्यूशन तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरमेंट। तो भैया प्लास्टिक बैग्स का अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, विच मीन्स वो बहुत ही लंबे समय तक क्या रह रहे हैं? अर्थ पे ही रह रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? कई बार अगर वो नालियों में अटक गए तो उसकी वजह से फिर पानी प्रॉपरली नहीं जा पाता है। ठीक है, कई बार गाय वगैरह खा लेती हैं तो उनको हेल्थ इश्यूज वगैरह हो जाते हैं। तो प्लास्टिक बिकॉज ये डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, सो इट इज रियली बैड फॉर द एनवायरमेंट। इसके बाद ऑल्टरनेटिव क्या है?
क्लॉथ बैग्स यूज कर सकते हैं हम लोग, जूट बैग्स और हमारे पेपर बैग्स आते हैं, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट एनी 2 प्रैक्टिसेस दैट कैन बी फॉलोड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट। तो ये तो अभी मैंने बताया, आप लोग कंपोस्टिंग कर सकते हो, सेग्रीगेशन कर सकते हो कि भैया सेपरेट कर दो जो हमारे वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों का होता है समाप्त। आई होप यार कि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, सिंपली टाइम स्टैम्प को मेंशन करना है और कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगी। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस और लेक्चर्स इस चैनल पे आने वाले हैं जल्द ही। ओके, बाय बाय।